और बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा। हमारे मेहमान प्रदीप सिंह जी आ गए अपने प्रोग्राम में, कभी कभी आते हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जी, स्वागत है आपका। और सेफोलॉजिस्ट चुनाव विश्लेषक अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत अमिताभ जी आपका। बिहार पर खूब काम कर रहे हैं इन दिनों, नया सर्वे भी आता ही होगा आपका कुछ दिनों में, बट ठीक है। तो आज लेकिन बिहार के चुनाव ने थोड़ी सी करवट ली है। वो इसलिए क्योंकि महागठबंधन ने आखिरकार, यूं कहीं कांग्रेस ने मान लिया कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे अगर हम चुनाव जीते तो। और साथ साथ वहां उप मुख्यमंत्री की घोषणा भी करा दी लगे हाथ मुकेश सहनी की कि ये हमारे उप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ हुआ है। और ये कदम उठाने के बाद महागठबंधन के प्रोस्पेक्ट्स बेहतर हुए हैं बिहार के इलेक्शन में, या और ज्यादा उलझ गई कहानी, इसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन सर आज कॉफी की शुरुआत कहानी से, कहानी मुकेश सहनी की। और अजीत जी मुझे करेक्ट कर देंगे कहीं भी, क्योंकि इनके पास सारी अंदर की खबर होगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी 11 बजे, हुई 12 बजे, तो 1 घंटा क्या हुआ। पटना का मौर्य होटल जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और ये सारे नेता जो बाहर से आए थे सब वहीं रुके हुए थे। तो वहां अशोक गहलोत जी का भी स्पीच था ऊपर बताया जा रहा है, और मुकेश सहनी जी का भी स्पीच था। तो ये तय हुआ कि सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए सब लोग गहलोत जी के कमरे में जमा होंगे और वहां से एक साथ चलेंगे नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तेजस्वी जी पहुंच गए, पता लगा कि मुकेश सहनी आए नहीं, दीपांकर भट्टाचार्य तो नीचे तक पहुंच गए थे। पता किया गया तो बोले नहीं, पहले हमको डिप्टी सीएम अनाउंस करो तब हम साथ चलेंगे। आज के दिन जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ब्लैकमेल से हुई है, गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, सही, एकदम सही। उन्होंने मना कर दिया, शब्द भी छोटा लग रहा है। मैं नहीं जाऊंगा, आपको तेजस्वी जी के साथ साथ मेरी उम्मीदवारी, मेरी उप मुख्यमंत्री की गद्दी पक्की करनी पड़ेगी और यहीं से ऐलान करना पड़ेगा साथ साथ, तब हम जाएंगे। अब परेशान क्या करें, गहलोत साहब भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तेजस्वी ने कहा जा रहा है, थोड़ा समझाया, अरे भाई सरकार बनेगी तो सबको कुछ ना कुछ मिलेगा ही उसमें, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। बोले नहीं, अनाउंसमेंट डिप्टी सीएम की मुझे चाहिए। तो तेजस्वी जी ने अपने, हो सकता है पिताजी से पूछा हो, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ दिल्ली फोन लगा के पूछा, भाई कर सकते हैं अनाउंस हम ऐसा। बोले अब ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास, अगर वो नहीं गए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, बाहर निकल के कुछ बोल देंगे। तो उन्होंने कहा मैं 25 सीट मांग रहा था, 15 पे मान गया, तो आप इतना तो मेरे लिए कर सकते हैं। तो सर ये आज कहानी रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब मुझे बताइए, शुरुआत यहां से हो रही है कैंपेन की। नहीं, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए, ये कांग्रेस पर एक तरह का जो है वो रिफ्लेक्शन है। नेशनल पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, उस पार्टी को मुकेश सहनी जैसे आदमी के सामने सरेंडर करना पड़ रहा है, जो खुद विधानसभा में नहीं है, जिसका अपना कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। एक चुनाव में 4 विधायक जीते थे, हाँ 4 विधायक जीते थे, उसके बाद और कुछ नहीं है। लोकसभा की तो बात ही मत कीजिए। ऐसी पार्टी के सामने झुकने की अगर आपकी मजबूरी है तो आप समझिए कि आप कितनी कमजोर स्थिति में हैं। जो आप सबसे बड़ी पार्टी बिहार की, आपके गठबंधन की आरजेडी, उसके नेता को मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर रहे थे और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया आपने। तेजस्वी हर लिहाज से महागठबंधन में डिजर्व करते थे, पर उनके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ऑब्वियस था वो, बिल्कुल ऑब्वियस है। सबसे बड़ी पार्टी है, 74-75 विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं। तो उनको आप किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो रैली रही हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस रही हो, कांग्रेस पार्टी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में आप जो है घोषित करेंगे, उनका नाम प्रस्तावित करेंगे। और आखिरी दिन आके दोनों किया, तेजस्वी का तो किया। ये ठीक किया। कांग्रेस के कुछ लोगों का कहना है कि इसलिए नहीं कर रहे थे, वो स्ट्रेटजी थी कि अगर घोषित कर देंगे तो सवर्ण जो बीजेपी से हमारे पास टूट कर आ सकते थे, शायद वो ना आते। तो ये इसको आप एक स्ट्रेटजी इलेक्शन की मान सकते हैं। स्ट्रेटजी बदल क्यों ली फिर, क्यों ना करते? वही तो, या तो उस पर अड़े रहते या पहले दिन से मान लेते। सर मैं तो मानता हूं कि ह्यूमिलेट किया गया था तेजस्वी यादव को कांग्रेस की तरफ से। ये बार बार राहुल गांधी से सवाल पूछा जाना, किसी नेता से पूछ लो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, बाद में तय करेंगे, सीटों की संख्या पे तय करेंगे। वो 150 सीट लड़ रहा है, आप 60 सीट लड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं सीटों की संख्या पे तय करेंगे उप मुख्यमंत्री कौन होगा। तो तेजस्वी यादव ने हिसाब बराबर कर लिया। करना ही चाहिए था भाई। जिस तरह का आप बड़ी पार्टी के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? जनाधार वाली पार्टी है, आपका जो कुछ भी है बिहार में वो आरजेडी के भरोसे है, उस पर आप निर्भर हैं।
अगर आरजेडी आपको गठबंधन से बाहर कर दे तो उसको जो नुकसान होगा वो छोड़ दीजिए, आप कहाँ रहेंगे? आपका क्या बचेगा? ऐसे में मतलब आप ये अहंकार के अलावा और क्या है कि हम देश चला चुके हैं, हम देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी हैं। तो अगर ये अहंकार लेकर आप बिहार में जाएंगे और आरजेडी के साथ गठबंधन में रहेंगे तो ये तो नहीं चलने वाला। अच्छा, आज तो वैसे आरजेडी ने तो, मनोज झा जी के पास माइक था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालन कर रहे थे, तो जब अनाउंसमेंट हुई गहलोत जी ने कहा कि ये हम इनको प्रमोट करते हैं, ऐसे ही बोला था शायद, ये हमारे नेता होंगे, युवा नेता। तो उन्होंने तो सीएम डेजिग्नेट घोषित कर दिया उनको, सीएम डेजिग्नेट तेजस्वी जी से मैं अब कहूंगा कि वो तो शब्द डेजिग्नेट शब्द इस्तेमाल होता है वो जब केवल गवर्नर कर सकता है। जीत गए हो या नियुक्ति क्लियर हो गई हो, बस शपथ लेनी बाकी हो, तो उन्होंने जब तो डिक्लेयर विधायक दल के नेता आप चुन लिए जाते हैं, चिट्ठी देते हैं गवर्नर को, तो गवर्नर आपको सीएम। चले, झगड़ा केवल ये सीएम डिप्टी सीएम के पद का नहीं था, फोटो का भी तो था। पीछे बैनर पे पोस्टर फोटो केवल तेजस्वी यादव की थी। कांग्रेस वाले भमक गए कि यहाँ हमारी फोटो क्यों नहीं है, राहुल गांधी की फोटो क्यों नहीं है। बताया जा रहा है कृष्णा अलवरू ने भी वहाँ अशोक गहलोत जी के सामने भी ये मुद्दा उठाया कि ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे नेता की फोटो नहीं है। पप्पू यादव ने तो खुले में सब चैनलों पर कहा है कि वोट तो राहुल गांधी के चेहरे पे मिलेगा। चुनाव का सबसे बड़ा ओकेजन था, राहुल गांधी क्यों नहीं थे? 16 दिन आपने जो है यात्रा निकाली। आप जरा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन ये फोटो वाला झगड़ा भी जो है वहां पर खड़ा हो गया, क्यों अजीत जी? फोटो का अभी देखिए, इस बात को सिर्फ फोटो का झगड़ा या डिप्टी सीएम का झगड़ा नहीं था। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी नजर सिर्फ दो बातों पर थी कि आप डिप्टी सीएम अनाउंस करते हैं या नहीं। अच्छा भाई, सीएम का चेहरा डिफेक्टो तो तेजस्वी यादव थे ही ना, सबसे बड़ी पार्टी लड़ रहे हैं, आप नहीं अनाउंस करिएगा तभी वो है ही। भाई, आपके भरोसे तो राजनीति नहीं कर रहा है, खुद तेजस्वी सरकार कह ही रहे खुद ही कर रहा है, और तेजस्वी सरकार ही बार बार कह रहे हैं। ये फोटो वाली बात का जवाब आपने खुद ही दे दिया। जब वो बार बार कह रहे हैं कि तेजस्वी सरकार बनेगी, तो फिर किसी और की फोटो क्यों लगाएंगे वो? और उन्होंने जो नौकरी की घोषणा की तब भी कहा कि तेजस्वी ये देगा, तेजस्वी हर परिवार को नौकरी देगा। तेजस्वी बिना तैयारी के नहीं आता है। वो थर्ड पर्सन में बात करते हैं अपने बारे में, वो अपने बारे में नहीं, मैं नहीं, हम नहीं, वो थर्ड पर्सन में बात करने की तेजस्वी ये करेगा। उन्होंने ये, वो कई जगह आपने देखा होगा ना, मोदी सरकार की बात होती है तो मोदी की गारंटी चलने लगी, उनको लगा कि ये बात चलती है तो हम भी अब उसी तरह से कर लें कि तेजस्वी सरकार बनेगी, तेजस्वी ये देगा। तेजस्वी बिना तैयारी के कोई वादा नहीं करता है। तो तेजस्वी सरकार थी तो अपने आप किसी की जरूरत नहीं थी, कोई फोटो वोटो की जरूरत नहीं थी। और ये बात आप तय मानिए कि तेजस्वी को वोट के लिए कांग्रेस के किसी नेता के फोटो की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नेता के फोटो की जरूरत थी और वो नेता था राजेश राम। लेकिन इन लोगों ने राजेश राम की घोषणा नहीं की। आपने डिप्टी सीएम घोषित किया, आपसे आपके गर्दन पर तलवार रख करके मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम की घोषणा करा ली, और उनका जो वोट है 5% वोट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राजेश राम, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो वोट आपका एडवांटेज हो सकता है। आपने नहीं कहा दलित को हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपने नहीं कहा कि हम अल्पसंख्यक को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुसलमान को उप मुख्यमंत्री। 18% मुसलमान आप करते ना, 18% मुसलमान है और 20%। मुकेश सहनी की कितने? मुकेश सहनी सारी उपजातियां जोड़ के 9% कह रहे हैं। ऐसे 2-2.5% मल्लाह हम लोग मानते हैं, बाकी उसमें केवट, कैवर्त, बिंद, निषाद, गंगोता ये सब जोड़ेंगे, नोनिया, तब 9% होता है। तो आपने उनको बना दिया उप मुख्यमंत्री। आपने 18% मुसलमान और 20% दलित को नहीं कहा। और अशोक गहलोत ने जब कहा कि उप मुख्यमंत्री होंगे मुकेश सहनी, और ये भी कहा कि और भी उप मुख्यमंत्री होंगे, तो वो पिछड़ी जाति के होंगे। भाई, दलित और मुसलमान तो नहीं कहा आपने, पिछड़ी जाति के होंगे। तो आपने जो सबसे बड़ा 38% का वोट बैंक है, आपने उसको छोड़ दिया। आप बंधुआ मान के चल रहे हैं कि मुसलमान कहां जाएगा, इसको तो हमने भय दिखा दिया है, ये हम ही को देगा वोट। और दलित वोट का जो आप उम्मीद कर रहे थे कि आपको आएगा, आपने वो भी एक ब्लंडर हुआ है। मतलब ये राजेश राम को नहीं घोषित करना, तो हमने कहा ना कि हमको, हमारी नजर सिर्फ दो बातों पर थी सौरभ जी, कि एक उप मुख्यमंत्री घोषित करते हैं या नहीं करते हैं। करके आप मुकेश सहनी के ट्रैप में फंसे हैं। हालांकि मुकेश सहनी के लिए भी आगे बहुत चौकस रहने की जरूरत है, लेकिन ये ट्रैप में फंस गया आप। आपने दलित की अनदेखी कर दी, ये मामला ग्राउंड तक जाएगा। मुसलमान की अनदेखी कर दी, और इसका सबसे तो बड़ा ओवैसी वाले डायलॉग आपने देखा नहीं, चलने शुरू हो गए कि दरी बिछाएगा मुसलमान के। ओवैसी और जनसुराज, जनसुराज ने सबसे ज्यादा मुसलमान कैंडिडेट दिए हैं, और तमाम मुस्लिम बहुल सीटों पर जनसुराज ने मुसलमान कैंडिडेट। आप देखिए जो बात कह रहे हैं अजीत जी, कि कितना बुरा फंसी महागठबंधन ये कांग्रेस ये ऐलान करने के बाद, कि अलग से, थोड़ा टेक्निकल आगे समझा रहा हूँ, जैसे आप किसी का बयान सुनते हैं तो हम लोग उसको बाइट कहते हैं टीवी की शब्दावली में, तो अलग से एक छोटी सी बाइट, एक छोटा सा स्टेटमेंट तेजस्वी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर कराया गया, जिसमें उनसे भी कहलवाया गया ये एक ही लाइन कि हम जीतेंगे तो और भी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ताकि डैमेज ना हो,
किसी में नाराजगी ना हो। तो वही हमने कहा ना कि दो चीजें थी, एक तो आप उप मुख्यमंत्री की घोषणा करके और आप फंस गए। आप सिर्फ मुख्यमंत्री की घोषणा करते, उसके अलग उसके चैलेंजेस आपके सामने आते। इसका नुकसान होगा डिप्टी सीएम घोषित करने का। डिप्टी सीएम सिर्फ एक घोषित करने का, ओके, ठीक है ना, उसका फायदा लेने के लिए आपने ये कहा है कि चूंकि मुकेश सहनी ने एक आइडेंटिटी बनाई है कि हम ईबीसी के बेटा है, अत्यंत पिछड़ा का बेटा, लेकिन अत्यंत पिछड़ा वोट पूरी तरह से कमिटेड होता है जेडीयू बीजेपी की तरफ, उसको आप जो तोड़ना चाहे उसमें एक घोषित करके फंस गए। और दूसरी बात, असली सवाल यह था कि गठबंधन की गांठ कैसे खुलेगी। गांठ सिर्फ सीएम के पद की नहीं थी ना, गांठ तो थी कि 12 सीटों पर जो सब आदमी कैंडिडेट, जो गठबंधन टूटा है तोड़ करके जो कैंडिडेट दिए हैं उनका क्या हुआ। तो उसमें कहीं से तेजस्वी यादव ने अपना कैंडिडेट हटाने की बात नहीं की। एक कांग्रेस ने तो लिया है, कांग्रेस ने वापस लिया, और एक सीट पर जो वारसलीगंज है, और एक सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी का वापस हुआ। आरजेडी के जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जो आरजेडी ने अपना कैंडिडेट दिया हुआ है, चाहे वो वैशाली की सीट हो, चाहे नरकटियागंज की सीट हो, चाहे कहलगांव की सीट हो, ऐसी 4-5 सीटें ऐसी है जहां आरजेडी का कैंडिडेट है, तो तेजस्वी पीछे नहीं हटे, नहीं हट रहे हैं। तो आपने क्या जगह कंसीड की? आप 144 लड़े थे पिछली बार, 143 आरजेडी लड़ी रही है। कांग्रेस से ऑलरेडी आपने 60-61 सीटें छुड़ा रखी हैं, उनके कैंडिडेट वापस करा रहे हैं आप। मुकेश सहनी को आपने 15 टिकट दी, जिसमें एक का नॉमिनेशन रद्द हो गया, दूसरे की आपने वापस करा दी, 13 बचे। 13 में से वो कितना जीत जाएंगे? मान लीजिए खुदा न खास्ते सरकार बनाने की नौबत आ जाएगी और 5-7 उनका जीता रहे, तो कौन गारंटी देगा कि आप उनको उप मुख्यमंत्री बनाइएगा? नहीं बनाइएगा तो क्या कर लेंगे? ठीक बात है। पिछली बार भी उनके 4 जीते थे, चारों चले गए, 3 चले गए बीजेपी में और एक हार गए बाई इलेक्शन में। तो कैसे होगा? उप मुख्यमंत्री कैसे बन अमिताभ जी, आप तो महीनों से सवाल पूछ रहे हैं बिहार की जनता से, ये सीएम का चेहरा अनाउंस करने से, डिप्टी सीएम का फेस देने से कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, प्रोज एंड कॉन्स है। जैसा प्रदीप जी ने कहा कि अगर आप नहीं अनाउंस कर रहे थे, जैसे मान लेते हैं पहले, तो उसको भी आप एक स्ट्रैटेजी मान सकते हैं। देखिए, पिछली बार चुनाव जो महागठबंधन हारी 12,000 मतों से, उसमें एक फैक्टर जो बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया जा सकता है, वो था उनका स्लोगन, तेजस्वी तय है। अच्छा। अब ये तेजस्वी तय है, देखिए क्या है, तेजस्वी इज अ पोलराइजिंग फिगर, ठीक है, तो जो और फॉरवर्ड और बैकवर्ड की वर्चस्व की लड़ाई है वहां। तो जैसे ही तेजस्वी तय है, ये अगर एक स्लोगन बहुत ज्यादा चल जाता है, तो जो अपर कास्ट प्लस नॉन यादव ओबीसी ईबीसी है, जो डिसकंटेंटेड भी है, या तो वो घर बैठ जाता है जो महागठबंधन को वोट देने वाला था, या वो जाकर के उसने एनडीए को वापस दे दिया। देखिए, लड़ाई वर्चस्व की है, तो स्ट्रेटेजिकली नहीं अनाउंस करना ये कोई बहुत गलत स्ट्रेटेजी नहीं थी मेरे हिसाब से। देखिए, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। अभी आपने, जैसे अजीत भाई ने कहा कि भाई मुस्लिम डेप्यूटी सीएम आपने नहीं अनाउंस किया है, लेकिन मुस्लिमों के लीडर तो अब आप तेजस्वी को घोषित कर रहे हैं, क्योंकि भाई यादव मुस्लिम समाज के लीडर वो हैं। तो अब इससे क्या होगा? पोलराइजेशन होगा। जो चुनाव आप मुद्दों पे लड़ने की कोशिश करेंगे, अब ये खास करके नॉर्थ बिहार में हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ बिहार में 140 सीटें हैं लगभग, और सीमांचल की बात होती है कि वहां पर आबादी मुस्लिम समाज की 46% है, लेकिन पूरे प्रदेश का 75% मुस्लिम ये 140 सीटों में रहता है। अच्छा, तो सिर्फ सीमांचल में ही नहीं, दरभंगा, कोसी और तिरहुट में भी, सारण में भी पोलराइजेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट तेजस्वी के अनाउंसमेंट होने से। हाँ, इसका एक वीकनेस है कि हो सकता है तो काउंटर कंसोलिडेशन ऑफ फॉरवर्ड कास्ट एंड नॉन यादव ओबीसी प्लस काउंटर कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू, और अदर काउंटर पोलराइजेशन आप कह लीजिए हिंदू। ठीक है। हाँ, उसके पॉजिटिव्स भी हैं कि भाई चलो युवा लीडर हैं, 18 से 29 की आबादी 25% है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है असेंबली में भी और महागठबंधन में भी, तो उनका कैडर एनर्जाइज होता है, कोर वोट ब्लॉक उनका भी कंसोलिडेट हो जाएगा, महागठबंधन का भी। और 15% लोग अगर सीएम के चेहरे पे वोट करते हैं तो भाई उनको आपने एक चेहरा दे दिया, ठीक है, वही नेचुरल क्लेमेंट थे, लेकिन अब एक आ गई क्लैरिटी में कैंपेन में कि ये हो। दलित वोट की क्या प्रेफरेंस दिख रही है इस बार आपको? हाँ, तो दलित वोट का यही था, 20% है। 20% है। अब उसमें 3 जातियां हैं या 3 ग्रुप्स हैं, 5% मांझी समाज, 5% पासवान समाज, 5% रविदास समाज, ठीक है। अब 5% जो राजेश राम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको अगर डेप्यूटी सीएम चेहरा घोषित कर दिया गया होता तो ये 5% वोट पॉकेट कर सकती थी महागठबंधन, क्योंकि वो 5% आज बसपा के पास जाता है, खास करके आपको जो ईस्टर्न यूपी के बॉर्डर में है, मगध में, और वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग पार्टियों में, और वो कहीं ना कहीं ये एंटागोनिस्टिक वोट ब्लॉक भी हैं, मतलब पासवान वर्सेस रविदास समाज,
मांझी समाज वर्सेस रविदास समाज भी चलता है वहाँ, आपस में राइवल आपस में राइवलरी है, जो कि और 65% तो यही 3 दलित समाज है। अब आपने सिर्फ ईबीसी समाज का अगर डिप्टी सीएम घोषित किया, तो ईबीसी समाज, सबसे पहले तो बात है कि कोई ईबीसी एक मोनोलिथिक वोट बैंक नहीं है। ईबीसी समाज अगर 36% आबादी है तो उसमें से हिंदू लगभग 26 और मुस्लिम 10 हो जाते हैं। तो 26% हिंदू समाज में 80 उपजातियां हैं, 80, और सिर्फ 3 हिंदू जातियां हैं मुझे लगता है जिसकी आबादी 2% से ऊपर है, यानी 1 आधा 1.5 ऐसे परसेंट की आबादी है। तो उन 80 समाजों का कोई एक समाज उस पर कोई लीडर नहीं इफेक्ट नहीं होने जा रहा, कोई लीडर नहीं है उन 80 समाजों का। मुकेश सहनी क्लेम करते हैं, देखिए पिछली बार भी जब 11 सीटों पे लड़े थे वो, तो 4 ही सीट जीते थे ना, तो दैट इज इवन लेस देन 40% स्ट्राइक रेट। जब एनडीए जीती, जब एनडीए का स्ट्राइक रेट 50% से ऊपर था, उस वक्त भी 40% से कम की स्ट्राइक रेट थी उनकी। हाँ, वो तो तब तो इधर ही थे पिछली बार तो, है ना। ये सर कांग्रेस का डिप्टी सीएम, आपको लगता है ये विषय उठा होगा या कांग्रेस ने इंसिस्ट नहीं किया होगा? नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस ने इंसिस्ट नहीं किया होगा। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस के अपने अंदर के बड़े झगड़े हैं। हमको अपने पहले तो अपने एक राय पे आना है। हाँ, एक राय पे आना है, और वो राय देंगे केवल राहुल गांधी, तो उनसे पूछने कौन जाए? फिर राय का रायता होगा। वो क्या होगा वो तो बात ही बात है। लेकिन मैं अमिताभ जी की बात से थोड़ा सा असहमत हुई है कि अगर डिप्टी सीएम राजेश राम को घोषित कर देते तो वो उनके समाज का वोट मिलता। देखिए, ये इतना सिंपल नहीं होता है। घोषित करने से मिलता इसकी गारंटी नहीं है, नहीं घोषित करने से नाराज हो जाएगा इसकी गारंटी है। कि मुकेश सहनी को आपने अनाउंस किया, आपके पास 19 विधायक हैं इस विधानसभा में, आप अपना डिप्टी सीएम नहीं घोषित करवा पाए, और मुकेश सहनी जिसका एक विधायक नहीं, उसने अपने को डिप्टी सीएम घोषित करवा लिया। कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक आप देख लीजिए, जनाधार देख लीजिए, नेतृत्व देख लीजिए, उनका जो पास्ट है वो देख लीजिए, हर लिहाज से कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। और आपकी ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि मुकेश सहनी को जो है आप घोषित, या तो पहले से जब आपने गठबंधन की घोषणा की, चुनाव लड़ने की साथ घोषणा की, तब ये बातें क्लियर कर लेते। तो आज ये चर्चा हम लोग कर ही नहीं हो। वो आदमी तो डे वन से कह रहा है, हाँ, कि मुझे बनना है डिप्टी सीएम। वो कह रहा भाई तेजस्वी को नहीं बनाने का, या तो आप इस पर अड़े रहते, आपकी स्ट्रेटजी थी, मैं मानता हूं पॉलिटिकली ठीक स्ट्रेटजी थी, लेकिन आखिर में जाके वही न खुदा मिला न विसाले। सर सुर कैसे बदलते हैं सुनिए, कांग्रेस यही कहती है, गहलोत जी ने अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि कई बार नहीं फेस देना भी स्ट्रेटजी होती है, तो हमारी स्ट्रेटजी भी हो सकता रही हो। बाहर निकल के जब उनसे सवाल हुआ तो कि फोटो वाला, कि भाई पीछे राहुल गांधी की फोटो नहीं थी, तेजस्वी की फोटो थी, बोले ये बिहार का इलेक्शन है, बिहार में तो नेता तेजस्वी है ना, तो फोटो तेजस्वी की लगेगी, राहुल गांधी की फोटो वहां लगेगी जहां पर मोदी से, अमित शाह से मुकाबला होगा। तो ये बात अंदर क्यों नहीं मान रहे थे इस बात को, या पहले क्यों नहीं मान रहे थे? बट ये करके अब उनको ये कहने का अधिकार तो मिल गया कि हमने बता दिया, तुम बताओ। अब कहो करो कि अनाउंस की नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, या कहो कि नहीं बनेंगे, फेस तो नहीं, बीजेपी ये दोनों बात नहीं बोलेगी, लेकिन नीतीश कुमार बनेंगे ये सबको मालूम है। बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। कब तक रहेंगे इस पर सवाल उठ सकता है कि सरकार बनने के बाद कितने समय तक रहेंगे। चलिए, मैं तो उस पर भी नहीं जाता कि बाद में होगा क्या। ये सवाल जब पूछा जाएगा बार बार, तो एक मैसेज ये जाएगा पब्लिक के अंदर कि बीजेपी नहीं बनाना चाहती, नॉन कमिटल है, नाम नहीं ले रही देखिए नीतीश कुमार का, और जेडीयू पर दबाव बनेगा कि आप कहलवाइए इनसे। तो वो जो मैसेजिंग होगी पब्लिक को, उसका क्या, उससे क्या होगा? वो थोड़ा डाइसी है, मतलब वो नुकसान फायदा दोनों हो सकता है। फायदा ये हो सकता है कि जो लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं या संतुष्ट हो गए हैं, या एक फैटिग फैक्टर आया, हम कहेंगे नाराजगी से ज़्यादा फैटिग फैक्टर है नीतीश कुमार के खिलाफ, कि उनसे ऊब चुके हैं या थक चुके हैं लोग, नया चेहरा देखना चाहते हैं, बदलाव देखना चाहते हैं। उनको मैसेज है कि भाई हम नहीं भी बना सकते। लेकिन जो नीतीश कुमार का वोटर है, उनकी वजह से ही वोट, उनकी वजह से वोट देता है, उसको मैसेज है कि हम हटा नहीं रहे हैं, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे। और आज जो रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैकेंसी ही नहीं है चीफ मिनिस्टर की, तो मतलब नीतीश कुमार पद पर हैं और रहेंगे, यही संदेश देने की कोशिश की। तो एक कदम बना के, असमंजस में छोड़ देते हैं उसको, छोड़ दिया है,
वो एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। ये फायदा भी पहुंचा सकती है, नुकसान भी पहुंचा सकती है। लोग इसको किस तरह से देखते हैं, परसेप्शन इस पर क्या बनता है कि बीजेपी धोखा देने की तैयारी कर रही है या बीजेपी एक स्ट्रेटजी के नाते अभी नई घोषणा कर रही है। हो सकता है उनकी कैलकुलेशन ये हो कि भाई चलो हम नहीं बना रहे, मान लीजिए नीतीश कुमार का वोटर है, वो सुनना चाहता है कि नहीं नीतीश ही बनेंगे, नहीं करते हैं अनाउंस, तो ऐसा थोड़ी कि नाराज होकर के कहीं और वोट दे आएगा, रहेगा तो हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त मैसेज हो गया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसे रविशंकर प्रसाद ने अभी कहा, और आज ही राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि नीतीश कुमार थे, हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। तो बीजेपी के दूसरे नेता भी लगातार, बीजेपी में है भी, हाँ भाई, भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, और बिहार में आप जो है, नहीं कई सीटों का चार्ज मिला है। बिहार में तो कैंपेन की शुरुआत अमित शाह ने उनके साथ की, सारण से राजीव प्रताप रूडी को साथ में लेकर उन्होंने कैंपेन, ठीक है वो तो हम समझ गए थे। तो उन्होंने कहा कि थे, हैं और रहेंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा, सम्राट चौधरी अनेक बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, चिराग पासवान कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। ये सिर्फ कहा जा रहा है ना कि फैसला चुनाव होगा, वो विधानसभा के चुनाव के बाद चुनाव होगा, ये तय किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, ये विधायक चुनेंगे। तो ये कह के अभी जो आप कह रहे हैं कि उसको संशय में रखा गया, ये नहीं कहा गया कि नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। इससे लाभ क्या है बीजेपी को, मैं जानना चाहता हूं। नहीं, किस चीज से? नीतीश कुमार का नाम, इस पर क्वेश्चन मार्क बनाए रखकर बीजेपी को क्या फायदा है? देखिए, एक तो कहीं ना कहीं ये बात गई ना कि वो उनकी तबीयत खराब हो गई है, सेहत खराब है, वो सरकार चलाने में सक्षम नहीं है मुख्यमंत्री, और प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव दोनों कहते हैं कि अचेत अवस्था में है मुख्यमंत्री। तो इसका कोई मैसेज निगेटिव नहीं जाए, जैसे ही आप अनाउंस करेंगे, जैसे ही आप नाम लेंगे कि इनको हम मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, वैसे ही वो तमाम चीजें ज्यादा हाईलाइट होने लगेंगी जो अब तक बहुत हाईलाइट नहीं हो रही हैं। जैसे ये नुकसान अभी तेजस्वी यादव को भी होने जा रहा है। तेजस्वी यादव को लेकर के भी जब तक वो अनाउंस नहीं हो रहे थे और डिफेक्टो ही थे कि डिफेक्टो वो कैंडिडेट हैं, तब तक जो चीजें नहीं कही जा रही थी, भाई हम कांग्रेस के लॉजिक दे रहे हैं, 4 लॉजिक जो कांग्रेस दे रही थी, हम क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि 2 मामलों में 4 सीटें उन पर चार्ज फ्रेम हो चुका है कोर्ट में, एक मामले में तो फैसला आना है, और 2 IRCTC और जमीन रेल के बदले नौकरी के मामले में चार्ज फ्रेम हो गया। तो हम क्या कहेंगे, जनता जब कहेगी, जब अपोजिशन ये सवाल कहेगा कि भाई चार्ज फ्रेम हो गया है और ऐसे आदमी को सीएम कैंडिडेट अनाउंस करें, तो हम क्या कहेंगे? ये कांग्रेस पहले कहती थी। दूसरा, कांग्रेस ये कहती थी कि बैगेज फिर कैसे हम हटाएंगे, कि लालू यादव और राबड़ी देवी और उसकी कंटिन्यूटी में तेजस्वी यादव, तो फिर हम वो जंगल राज का जो 15 साल का बैगेज है उसे कैसे पीछा छूटेगा। कांग्रेस ये कहती थी कि जो पोलराइजिंग फिगर है, जो कहा अमिताभ जी ने कि नॉन यादव ओबीसी अत्यंत पिछड़ा, नॉन यादव ओबीसी पूरा ओवरऑल जो पूरा ब्लॉक है, और फॉरवर्ड दलित, अगर जो जिनका सोशल कॉन्फ्लिक्ट है ग्राउंड पर यादव के हेजेमोनी को लेकर के, उसको कैसे हम उस जो पोलराइजेशन को कैसे रोकेंगे। तो ये तमाम जो लॉजिक्स थे तेजस्वी यादव के बारे में कांग्रेस दे रही थी। अब वो सब चीजें खुलेंगी। वैसे ही नीतीश कुमार के मामले में ये है, उनकी उम्र का फैक्टर, उनके कामकाज का फैक्टर, उनके 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, जिसको हम भी वोटर फटीग ही कहते हैं, वो सारा फैक्टर आ जाएगा। दूसरा, क्या बीजेपी का बड़ा एक वर्ग है जो चाहता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, वो वोट नहीं करता है नीतीश कुमार को, वो बीजेपी के लिए करता है, बीजेपी को करता है, लेकिन जब साथ रहते हैं तभी नीतीश कुमार को वोट नहीं करता है। अच्छा, वो इसलिए देखिए ना, हमेशा स्ट्राइक रेट में 8% का फर्क होता है। साथ लड़ेंगे, 100 सीटें लड़े, जैसे 115 आप जितनी बार देखिए 2010 से इवन 2010 में आप कह रहे हैं कि बीजेपी का एक वोटर ऐसा है जो अलायंस में भी जेडीयू को नहीं वोट करता है। अच्छा, तो उस वोटर को मान लीजिए आप ये कहना है कि हमको बीजेपी का ही सीएम चाहिए, तो उस वोटर को भी एक मैसेज देना है। आप 10% का, हम कह रहे हैं 9% का स्ट्राइक रेट का फर्क आता है। जब 2010 का जो प्रदीप जी कह रहे हैं, एकदम सबसे रिमार्केबल नतीजा आया, 206 सीटें जब ये लोग जीते थे, दोनों मतलब एनडीए में 2 ही पार्टियां थी, जेडीयू और बीजेपी, तब भी 140 लड़के नीतीश कुमार जीते थे, 116, और 100 लड़के 91 जीती थी बीजेपी। 91% बीजेपी का स्ट्राइक रेट था, 83% जेडीयू का स्ट्राइक रेट था। तो ये जो वर्ग है जो बीजेपी का नीतीश कुमार को नहीं वोट करता है, वो फिर वोट करे, वो इधर उधर नहीं जाए, उसको ये नहीं लगे डूबे नहीं कि नीतीश कुमार ही बनेंगे फिरते, तो वो थकान ऊब ना आ जाए, वो घर ना बैठ जाए, तो उसको ले आना है, ये मैसेज बनवाना है। वो इस बात को समझेगा कि भाई पार्टी की मजबूरी है बनाना नीतीश कुमार को, हाँ ऐसा मजबूरी है, वो समझेगा। और ये कि मैसेज हो गया ना कि भाई बीजेपी का सीएम बन सकता है, ये मैसेज बनवाना है। और एक बात और हम इसमें कहेंगे कि आप देखिए कि कोई जेडीयू के तरफ से कोई मुंह फुला करके नहीं बैठा है कि काहे नहीं नीतीश कुमार को सीएम अनाउंस कर रहे हैं। कोई किसी ने कहा क्या? किसी ने जेडीयू से नहीं कहा कि सीएम अनाउंस, नाराजगी कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा। उन्होंने अपना नारा दिया कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और नीतीश कुमार प्रचार करने निकल गए, कैंपेन कर रहे हैं, रोज सभाएं कर रहे हैं। उधर तेजस्वी मुंह फुला करके बैठे थे कि हमको अनाउंस करो तभी हम निकलेंगे, 15 दिन से घर में बैठे थे।
2 दिन के लिए दिल्ली आए थे और 1 दिन अपना नॉमिनेशन करने गए थे पिछले 5 तारीख से, आज हम लोग 23 तारीख को बात कर रहे हैं, 1 दिन घर से नहीं निकले, कदम नहीं रखा। तो अनाउंस करो, मुंह फुला के बैठे थे। बिल्कुल ठीक और ये कारण क्या था इसका, एक लाइन में हम आपको बता दें। कारण इसका जो है वो वोट ट्रांसफर करा सकने की अपनी कैपेसिटी पर तेजस्वी यादव को संदेह है कि अगर हम 52 यादव नहीं देंगे और हमको सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित किया जाएगा तो यादव का सारा वोट नहीं मिलेगा। अच्छा। ये जो भय है ना, इस भय से जरूरी था कि उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए। यादव वोट पर ही डाउट था। बिल्कुल। हाँ, हो भी चुका है भाई। राबड़ी देवी कहाँ से आ रही थी? राघोपुर से। और लालू यादव कहाँ से हारे थे? यादवों का जो है गढ़। पुत्र से 2 बार उनको हराया, रंजन यादव ने हराया उनको, मीसा भारती को 2 बार रामकृपाल यादव ने हराया और मधेपुरा में शरद यादव ने हराया। अब मैं अमिताभ जी की फाइनल राय ले लूं क्योंकि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं बिहार पे। पीछे हमने कई सर्वेज डिस्कस भी किए, अमिताभ जी की गैर मौजूदगी में भी उनके सर्वेज की हम लोग चर्चा करते रहे हैं। तो अब इस चुनाव में लगता नहीं कि कोई वेरिएबल बचा है, लगभग सब कुछ तो तय हो गया ना। मतलब सेनाएं तैयार हैं, अब तो सिपह सलार लीडर भी तैयार, पता लग गया, कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं, मैनिफेस्टो पढ़ता कौन है? आएगा महागठबंधन का, कौन पढ़ता है? कई बार वाले नहीं पढ़ते तो कई बार तो एक फेज हो गया चुनाव का, उसके बाद कई पार्टियों ने जारी किया मैनिफेस्टो। सो मतलब लगभग सबको मालूम है हु स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो अब बताइए आपकी फाइनल रीडिंग अभी तक की। देखिए, अब ये चुनाव चला गया सीट बाय सीट। अच्छा। अब अगर आप देखें तो हमारे वोट वाइब के सर्वे में 53% लोग कह रहे थे कि हम अपने एमएलए को दोबारा चुनना नहीं चाहते। उस हिसाब से कांग्रेस और जेडीयू ने 26% लोगों के टिकट काट दिए। बीजेपी ने मुझे लगता है 20 या 21% लोगों के टिकट काटे हैं और आरजेडी ने 45% लोगों के टिकट काटे हैं। यानी आरजेडी ने सबसे ज्यादा लोगों के टिकट काटे हैं। दूसरी बात, अलग अलग सीट पे अलग अलग डायनामिक्स है। अब एक सीट है जो सुधाकर सिंह जी की बेटी की ही सीट है, जहां पर यादव समाज आरजेडी के कैंडिडेट को वोट नहीं कर रहा है। वहां पे अलग अलग डायनामिक्स अलग अलग सीट पे। मान लेते हैं कोई वोटर है जो मोदी जी को पसंद करता है, नीतीश कुमार को पसंद करता है, बट उसके एमएलए ने उसको घर में नहीं घुसने दिया जब वो काम कराने के लिए गया, तो वो वोटर क्या करेगा? ठीक है, तो अलग अलग सीटों पे अलग अलग डायनामिक्स है, जहां पर नेचुरल वोट ब्लॉक्स भी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। भागलपुर बांका में कुछ सीटों पर, कुछ इलाकों में मुस्लिम और यादव समाज में वर्चस्व की लड़ाई है, जो कि अगेन कॉन्ट्ररी टू मतलब पॉपुलर परसेप्शन है। और जो अजीत जी कह रहे थे बात की, 1/3 बीजेपी का वोटर नीतीश कुमार को सीएम नहीं देखना चाहता, वो अपना सीएम देखना चाहता है, विच इज अ बिग नंबर। अब पिछली बार वोट ट्रांसफर में उसने जेडीयू को ट्रांसफर नहीं किया। 55% लोगों ने सिर्फ भाजपा के लोगों ने जेडीयू को वोट किया था और 70% जेडीयू ने भाजपा के कैंडिडेट्स को वोट किया था। इतना अंतर था। 15% कोई एक आउटलेट था पिछली बार एलजेपी के फॉर्म में, इस बार भी आउटलेट है जन स्वराज के फॉर्म में। उसने बहुत जगह पे कैंडिडेट्स स्वर्ण समाज के खड़े किए हैं। तो इसको प्लेकेट करने के लिए, क्योंकि पिछली बार तो एकदम कांटे की लड़ाई हो गई थी, तो ये 15% लीकेज अगर फिर से हो जाता है तो फिर से डिसाइसिव हो जाएगा। सीट बाय सीट आप कह रहे हैं, मतलब कोई थीमेटिक इलेक्शन नहीं है। थीमेटिक ऐसा कुछ खास नहीं है। और महिला फैक्टर है थीमेटिक में, अगर आप थीम पे चलेंगे तो थीम पे चलेंगे तो महिला फैक्टर है कि भाई वो कितना ऐड करता है। बीजेपी और जेडीयू का जो सामंजस्य है मुझे 2010 जैसा दिखाई देता है। जिस तरह से दोनों पार्टियों में एक बात क्लियर है बीजेपी को कि हम तुरंत, मतलब इस चुनाव के बाद तुरंत या इस चुनाव के जरिए हम अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं जी। नीतीश कुमार की पार्टी को मालूम है कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, कब तक रहेंगे ये उनको खुद भी क्लियर नहीं है। वो भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के जाने का समय आ गया है, तो ये एक तरह से एक्सेप्ट वो कर चुके हैं। और ये मालूम है कि अगर आरजेडी को, महागठबंधन को रोकना है तो हमको साथ रहना पड़ेगा। 20 में जो झगड़ा हुआ आपस में, उसका नतीजा देख लिया। ठीक सर, मुझे बताया जा रहा समय इतना ही है। अब देखिए हेडलाइन कल कौन बनाता है दोनों तरफ से। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आप प्रोग्राम में आए। बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका, अमिताभ जी बहुत धन्यवाद आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।